हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ एग्रीकल्चर 1950 से लेकर 1990 तक। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी के 2 पार्ट देख लेना। और ये तीसरी वीडियो है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। मतलब हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें 3 तरह के रिफॉर्म किए गए थे। ठीक है, एक था लैंड रिफॉर्म जो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया, दूसरा था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और तीसरा था जनरल रिफॉर्म। तो बच्चों, इससे पिछली वाली वीडियो देख लेना। एग्रीकल्चर के अंदर टोटल मिलाकर 3 तरह के रिफॉर्म हुए थे। रिफॉर्म मतलब सुधार। एग्रीकल्चर के अंदर 3 तरह के सुधार हुए थे। पहला सुधार हुआ था लैंड रिफॉर्म, लैंड के अंदर सुधार किया गया था। वो पार्ट 2 के अंदर है, पार्ट 2 के अंदर जाकर देख लेना। और ये तीसरी वीडियो है। तीसरे पार्ट में बाकी के 2 टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। एक है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ठीक है, यानी तकनीकी सुधार, और जनरल रिफॉर्म इसका मतलब सामान्य सुधार। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में देखो बच्चों क्या क्या रिफॉर्म किया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स, ठीक है, इस बात को समझते हैं। टेक्नोलॉजिकल का मतलब होता है एक तरह से मेथड समझ लो। ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर के मेथड में चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज किया गया सुनना, इस बात को समझना। तो सबसे पहले उसमें जो पहला चेंज था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के अंदर, वो था यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV का मतलब था बच्चों, H मतलब हाई, Y का मतलब था यील्डिंग, और V का मतलब वैरायटी, और सीड्स मतलब बीज। तो HYV सीड्स उन बीज को बोला जाता है जो बीज पककर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मतलब ये एक ऐसे बीज होते हैं जो पककर जल्दी तैयार हो जाते हैं, साथ में इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो नॉर्मल बीज होते हैं वो पककर लेट तैयार होंगे, उसमें काफ़ी सारे खराब भी हो जाएंगे, और ठीक है, प्रोडक्शन भी कम होगा। इसमें क्या होगा कि कम बीज से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जैसे बासमती चावल, तो बासमती चावल जो है एक HYV सीड्स है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, और इसके रेट भी मार्केट में अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म क्या किया था कि HYV सीड्स को लाया गया था। इसको थोड़ा सा रीड कर देते हैं, इसमें बता दो HYV सीड्स किन किन चीज़ में आया था। एक तो वीट का HYV सीड्स था। वीट मतलब गेहूं, बाजरा, राइस, चावल, मेज, मक्का, ज्वार और कॉटन, इन सब के लिए HYV सीड्स का इंतजाम किया गया था और देश में सबको बांटा गया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया देश के अंदर। प्रोडक्शन देश का बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, हरित क्रांति आ गई थी उस टाइम पे। इतना प्रोडक्शन हुआ था इस बीज की वजह से कि हरित क्रांति नाम दे दिया गया था उसे। आगे इसमें बताया गया है कि HYV सीड्स को प्रमोट करने के लिए नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन बनाया गया। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन बनाया गया, और उनका काम था HYV सीड्स का प्रचार करे, HYV सीड्स के महत्व के बारे में लोगों को बताए। और इसने क्या किया, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ने क्या किया, लगभग 2012-13 में, सिर्फ 2012-13 की बात बता रहा हूँ, 328 लाख क्विंटल HYV बीज को बांटा, इन्होंने लोगों में बांटा, किसानों में बांटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब बच्चों समझ में आएगा कि क्या होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले क्या होता था, पशुओं के गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और पशुओं के गोबर का इस्तेमाल किया जाता था, और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था खाद बनाने के लिए। लेकिन इन सब में दिक्कत थी। ये लोग, इसके अंदर दिक्कत क्या थी कि फसल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है, उत्पादकता बहुत ज़्यादा नहीं थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। तो फिर हुआ ये कि ये बात समझ में आ गई कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल पे फोकस किया गया। ठीक है, इस रिफॉर्म के अंदर, और लगभग 256 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया था 2014 से 15 में हमारे देश के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब फसल को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, और पेस्टिसाइड्स भी एक कीटनाशक ही समझ लो इसको। ठीक है, पेस्टिसाइड्स फसलों को बीमारियों से बचाता है, और इंसेक्टिसाइड फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि किसानों को कहा गया कि आप इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने से आपके फसलों को कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने से कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, कीड़े मकोड़े आपके फसल को नहीं खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट था साइंटिफिक फार्मिंग। साइंटिफिक फार्मिंग के अंदर क्या था बच्चों, साइंटिफिक फार्मिंग के अंदर ये था कि किसानों को कहा गया कि अब आप अपने
जो एग्रीकल्चर का तरीका है उसको बदल दो, ठीक है, अपने प्रोडक्शन का तरीका बदल दो। पहले किसान क्या करते थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो क्या करते मतलब किसी भी मिट्टी में मतलब मिट्टी को चेक कभी नहीं करते थे, ठीक है, और प्रोडक्शन से पहले मिट्टी को कभी भी प्रिपेयर नहीं करते थे। वो क्या करते थे, कोई भी फसल जाके मतलब मिट्टी को चेक नहीं किया और बस सीधा देखा उन्होंने ये खेत है, खेत में जो फसल बन के वही बो दिया, ठीक है, मतलब बिना किसी तरीके से, बिना उनको कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, समझदारी नहीं थी, तो वो ऐसे ही खेती कर देते थे। तो बाद में किसानों को अवेयर किया गया कि आपको साइंटिफिक खेती करनी है। साइंटिफिक खेती में क्या होता है बच्चों, इसमें कई सारी चीज़ें होती है, बताई जाती है कि आपको पुराने मेथड्स को छोड़ना पड़ेगा खेती के और नए मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बातें और है, जैसे कि पहला ये, जैसे कि अगर हम कोई बीज बो रहे हैं तो पहले बीज की क्वालिटी चेक करेंगे। साइंटिफिक फार्मिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई बीज फसल यानी बीज बोने जा रहे हैं खेत में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस बीज की क्वालिटी चेक करेंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब ऐसे नहीं कि उस बीज को ऐसे ही खेत में डाल देंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। मतलब मिट्टी में क्या होता है, हल जोतना, ठीक है, उसके बाद मिट्टी को थोड़ा खुरदरा बनाना, ठीक है, ताकि फसल अच्छी उग पाए, ठीक है, थोड़ा भुरभुरा टाइप का मिट्टी बना देना। तो मिट्टी को पहले प्रिपेयर किया जाता है। फिर और उसमें क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हर साल एक ही फसल की खेती नहीं करनी। इस साल अगर गेहूँ उगाया है तो अगले साल हमें चावल उगाना है, ठीक है, उसके बाद अगले साल हमें क्या उगाना है, दाल उगाना है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि फसल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। एक ही फसल लगातार उगाने से क्या होता है, फसलों को बीमारी का डर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही फसल लगातार उगाने से उस फसल के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग फसल उगाने से क्या होता है कि मतलब वो सेम बैक्टीरिया अलग फसल पे मतलब उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप रोटेशन की भी उन्होंने किसानों को समझाया कि क्रॉप रोटेशन को भी अपनाओ। क्रॉप रोटेशन मतलब बदल बदल के खेती करो, कभी किसी फसल की खेती करनी है, कभी किसी फसल की खेती करनी है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब आपको बीज का सिलेक्शन करना है कि कौन सा बीज बोना है, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स का कितना इस्तेमाल करना है, ठीक है, कितना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है कि, ठीक है, ये भी बताया गया किसानों को, ये भी समझाया गया। ड्राई फार्मिंग भी सिखाई गई, सूखी खेती, ठीक है, जिन एरिया में पानी की कमी होती है तो वहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है, सूखी खेती, वो भी सिखाया गया किसानों को। और इन सबको काम को करने के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए, ठीक है, और 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई देश के अंदर, ठीक है। इनका काम क्या था, साइंटिफिक कल्टीवेशन को प्रमोट करना। इसके बाद मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन मतलब होता है कि खेती के अंदर मशीनों का इस्तेमाल, ठीक है। पहले के किसान क्या करते थे, खेतों में मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। जैसे किसान ने कोई फसल बो दिया, ठीक है, अब उसके बाद मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हल जोतना हो गया, थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल हो गया, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल मशीन का इस्तेमाल हो गया, और खेती में कई तरह की मशीन का इस्तेमाल होता है। तो पहले के किसान मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। तो कहा यह गया किसानों को कि भाई अब आपको मशीनों का इस्तेमाल करना है। मतलब पहले हाथों से जो खेती होती थी, ये छोटे मोटे औजार से जो खेती होती थी, उनको बदल दो, अब मशीनों का इस्तेमाल करो। तो अब किसानों के पास मशीन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसी बनाई गई, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक बनाया गया, कमर्शियल बैंक बनाए गए, और आसपास मतलब एग्रो इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री बना दी गई। जैसे यहाँ पर गन्ने की खेती होती है तो चीनी का मिल बगल में बना दिया गया, ठीक है, या कॉटन की खेती होती है तो कॉटन का मिल बगल में बना दिया गया, ठीक है। तो आसपास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंडस्ट्री भी लगा दिए गए और बहुत सारे बैंक बनाए गए, ठीक है। और बहुत सारे बैंक इसलिए भी बना दिए गए कि अगर बैंक बहुत सारे होंगे तो ये बैंक क्या करेंगे, लोन देंगे, लोन लेके किसान मशीन खरीदेंगे और हमारा एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था, एक मिनट, हाँ तो बच्चों टोटल मिलाकर 3 तरह के रिफॉर्म थे। एक था लैंड रिफॉर्म जो पिछली वीडियो में हो गया था, दूसरा था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ये हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर में कुछ जनरल रिफॉर्म भी हुए, कुछ सामान्य सुधार भी हुए, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। आज से बहुत पहले हमारे देश में इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। जो खेती थी, एग्रीकल्चर था, टोटली बारिश पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? बारिश के ऊपर डिपेंड था। लेकिन धीरे धीरे चेंज आया, हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उन प्रोजेक्ट की हेल्प से
क्या हुआ, हाँ पहले की बात बताता हूँ। तो पहले सिर्फ 17% ज़मीन पे ही, मतलब 17% एग्रीकल्चर एरिया में ही इरिगेशन की फैसिलिटी पहले हुआ करती थी, जो बढ़ा दी गई और बढ़कर अब कितनी हो गई, करंटली लगभग 45% एग्रीकल्चरल एरिया ऐसा है जिस पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, ठीक है। लेकिन आज भी 55% ज़मीन पर अभी भी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। तो पहले क्या था, सिर्फ 17% ज़मीन पर ही सिंचाई की सुविधा थी, लेकिन अब 45% ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा है। लेकिन अभी भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी इंप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी 55% ज़मीन ऐसी है जिस पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ये पिछले 2 वीडियो से लगातार मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में जाके देख लेना। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का में क्या क्या आता है, बैंक आता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि LIC आ गया, ठीक है, मुथूट फाइनेंस आ गया, और इसी तरह से बजाज, और भी कई सारे हैं, और बैंक तो सबको पता ही है। तो हुआ ये कि हमारे देश में किसानों को मशीन खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए या दूसरे सामान खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती थी, तो किसान गांव के मनी लैंडर से उधार ले लिया करते थे। तो हुआ ये कि जब जनरल रिफॉर्म हुआ तो इसमें कहा गया कि भाई किसानों को, ज़्यादातर किसानों को हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देंगे, मतलब बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि किसानों को कोई शोषण नहीं कर पाएगा, किसानों को कोई ठग नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही कम रेट पे किसानों को लोन दिया करते थे और ज़्यादा सिक्योरिटी भी कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि और मनी लेंडर तो भाई पूरे ज़मीन के कागज ही मांग लेते थे, पूरे ज़मीन के कागज ही रख लेते थे, कई बार तो ज़मीन पर ही कब्जा कर लेते थे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट धीरे धीरे बढ़ा गांव के अंदर। ये कैसे बढ़ा, सबसे पहले तो 1969 में 14 बैंक, मतलब 14 बैंकों को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया, मतलब अपने अंडर में ले लिया। 51% शेयर 14 बैंकों के सरकार ने खरीद लिया और इन बैंकों को कहा गया कि एग्रीकल्चर को लोन दो। फिर 1975 में सरकार ने क्या किया, 6 बैंक और, नहीं 1975 नहीं 1980 में, फिर 1980 में सरकार ने 6 बैंक को और नेशनलाइज कर दिया। अब टोटल कितने बैंक हो गए, 20 बैंक हो गए। तो टोटल 20 बैंक हो गए। ये 20 बैंक नेशनलाइज थे। इन 20 बैंकों को कहा गया कि आपको किसान को भी लोन देना है, एग्रीकल्चर के लिए भी आपको लोन देना है, ठीक है। फिर 1975 में सरकार ने रीजनल बैंक, ठीक है, सरकार ने क्या बनाया, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। सरकार ने 1975 में रीजनल रूरल बैंक बनाया, मतलब हर गांव में बैंक की स्थापना हुई। ग्रामीण बैंक बोलते हैं इसको, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। तो 1975 में सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, शॉर्ट फॉर्म में RRB बोलेंगे, ठीक है। इससे भी किसानों को उधार मिलने लग गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इन सभी ये बैंक सही से काम कर रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, इन सब पे नज़र रखने के लिए सरकार ने नाबार्ड बनाया। किसकी स्थापना की, नाबार्ड की और नाबार्ड की स्थापना सरकार ने 1982 में की। 1982 में सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की और नाबार्ड का काम था RRB पे, और जितने भी मतलब बैंक हैं जो एग्रीकल्चर को लोन देते हैं, ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, उन सब पर नज़र रखने के लिए नाबार्ड बनाया। अब नाबार्ड क्या करता है कि सारे बैंकों पे नज़र रखता है। कौन से बैंक पे, ग्रामीण बैंकों पे, ठीक है, कि ये किसानों को ढंग से लोन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किसानों को ठग तो नहीं रहे हैं, ठीक है, किसानों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, ये कंट्रोल करता है नाबार्ड सभी बैंकों पे, ठीक है। इससे क्या होता है, किसानों का शोषण नहीं किया जा सकता, ठीक है। और करंटली लगभग आज के टाइम पे लगभग 70% किसानों की आवश्यकता इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से ही पूरी होती है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ चुकी है सबको, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं इसको। हाँ, अब आगे देखते हैं। जनरल रिफॉर्म में तीसरा रिफॉर्म था इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बच्चों, किसानों को अपने फसल को बेचने में बहुत दिक्कत होती थी, मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब किसानों को अपने फसल में मार्केटिंग में बहुत दिक्कत होती थी, तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मार्केटिंग में क्या दिक्कत थी कि किसान गाँव के लाला बनिए महाजन जमींदार को ही अपना अनाज दे देते थे, उनके पास अपना वेयर हाउस नहीं होता था रखने के लिए। अब उनके पास अपना गोदाम नहीं होता था रखने के लिए, तो क्या करते, मजबूरी में गाँव के
लोगों को ही, गांव के व्यापारियों को, ज़मींदार को ही बेच दिया करते थे और वो लोग उनका शोषण करते थे, ना ढंग से तौलते थे, ना ढंग से प्राइस मिलता था किसानों को, बहुत दिक्कतें थी। तो इसके लिए सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बनाए, रेगुलेटेड मार्केट। इस रेगुलेटेड मार्केट का नाम से ही पता चलता है, रेगुलेटेड का मतलब होता है सरकार के द्वारा ये मार्केट चलाया जाता है। मतलब ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट जहाँ पे एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट आराम से बेचे जा सकते हैं। और इस मार्केट को रेगुलेट का मतलब होता है नियम कानून होते हैं इस मार्केट में, और ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इस मार्केट की कमेटी होती है, इस मार्केट की कमेटी होती है, ठीक है। और इस कमेटी को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इस मार्केट की कमेटी होती है, मतलब एक मार्केट है रेगुलेटेड मार्केट, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे कृषि के सारे अनाज फसल बेचे जा सकते हैं। ये मार्केट में बहुत से नियम कानून होते हैं, सरकार के द्वारा मार्केट चलाई जाती है, सरकार के द्वारा कड़ी नज़र रखी जाती है, ठीक है। लेकिन सरकार ये सारे काम खुद नहीं कर सकती, तो सरकार कुछ मेंबर अपॉइंट करती है और एक कमेटी बना देती है, और ये कमेटी इस मार्केट पर नज़र रखता है। अगर इस मार्केट में कोई किसानों को ठगने की कोशिश करता है तो ये कमेटी उसको पनिशमेंट देती है, ठीक है। और ऐसे बहुत से जो ब्रोकर होते हैं मार्केट के अंदर, ब्रोकर हो गए, दलाल हो गए, ठीक है, ये लोग कमीशन खाते हैं, किसानों को ठगते हैं, ठीक है। तो इन पे नज़र रखती है कमेटी, ठीक है। और स्टैंडर्ड वेट मतलब किसान जितना अनाज लेके आए हैं उनको सही से तौला जाए। स्टैंडर्ड वेट मतलब उसका सही से वेट हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि गांव के ज़मींदार बनिए, महाजन, व्यापारी किसान का अनाज कभी तौलते नहीं थे। वो देख लेते कि भाई इतना अनाज है, इतने अनाज का मैं इतने रुपए दूंगा, बस ऐसे बात हो जाती थी, ऐसे डीलिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि स्टैंडर्ड वेट मतलब किसान जो अनाज लेके आया है उसको ढंग से तौला जाएगा, ठीक है। इस बात पे भी फोकस किया गया। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई बच्चों। एक सोसाइटी ने बहुत सारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में क्या होता है कि सारे के सारे किसान मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, और सारे के सारे किसान अपने अनाज को, जो भी फसल उन्होंने बोया है, वो फसल जाके किसको दे देते हैं? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को दे देते हैं। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी सारे अनाज को इकट्ठा करता है और उसको फिर मार्केट में ले जाकर बेच देता है, और जो भी रेट मिलते हैं वहाँ, ठीक है, वो पैसे जो भी आते हैं वो किसानों में बांट दिया जाता है, ठीक है। इससे किसानों को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर होते हैं, और जब सारे मेंबर अपने अनाज को इकट्ठा करेंगे तो इस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा। और जब इसके पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा तो ये मोल भाव ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, बार्गेनिंग ढंग से कर पाएगा, अच्छा रेट ले सकता है, और जो भी अच्छा रेट मिलेगा वो किसानों को बांट देगा। और प्लस इसके मेंबर भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे और समझदार लोगों को ही मेंबर बनाया जाता है, जो बार्गेनिंग यानी मोल भाव अच्छे से कर सकें और किसानों को अच्छे रेट दिला सकें, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की भी स्थापना की गई। और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, सरकार ने क्या किया? प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब है कि पहले किसान डरते थे कि मान लो हमने ये फसल बोया, मान लो किसानों ने सोचा कि मान लो हम चावल को बोते हैं, मतलब चावल को बोएंगे, ठीक है, और चावल पैदा होगा, ठीक है। या अब चावल जब पैदा हो, वही धान समझ लो, धान को बोएंगे फिर चावल पैदा होगा, धान बोते हैं उससे चावल पैदा होगा। लेकिन अगर चावल के अच्छे रेट ना मिले तो हमने मान लो खर्चा चावल पे ज़्यादा कर दिया, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ गई, लेकिन जब चावल प्रोड्यूस होगा उसके हमें अच्छे रेट ना मिले तो इस डर के मारे कई किसान तो फसल बोने से डरते थे। तो सरकार ने उनको वादा किया, गारंटी दिया कि हम आपको मिनिमम प्राइस देंगे, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार ने किसानों को कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे, न्यूनतम समर्थन कीमत देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मान लो सरकार ने कहा कि हम तुमसे 20 रुपये पर किलो के हिसाब से चावल खरीदेंगे। अब तुम क्या करो, तुम चावल को प्रोड्यूस करो, चावल को प्रोड्यूस करके मार्केट में उसको बेचो ज़्यादा पे, 20 में बेचो, 25 में बेचो, 30 में बेचो, 40 में बेचो, 45 में बेचो, 50 में बेचो, जितने में बेच सकते हो बेचो। लेकिन अगर मार्केट में कोई 20 रुपये से कम रेट देता है, जैसे कोई कहता है कि हम चावल 15 रुपये किलो के हिसाब से खरीदना चाहते हैं किसानों को, और मार्केट में कोई किसान को 15 रुपये से ज़्यादा चावल के नहीं दे रहा, तो सरकार बोलेगी आप हमें भेज दो 20 रुपये में। फिर सरकार
क्या करेगी, इससे क्या होता है कि किसानों को एक गारंटी मिल गई कि कम से कम 20 रुपये किलो के हिसाब से तो सरकार हमसे खरीदेगी। तब किसान कोशिश करेगी मार्केट में ज़्यादा बेचने का, किसान का कोशिश रहेगा कि मार्केट में अनाज को ज़्यादा रेट पे बेचा जाए। लेकिन अगर मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा किसान को, तो किसान क्या करेगा, उस अनाज को सरकार को बेच देगा और सरकार 20 रुपये प्राइस पे एनी टाइम रेडी रहेगी खरीदने के लिए किसान से। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है और ये कुछ अनाज के लिए ही फिक्स होता है, जैसे गेहूँ, चावल, धान, इन्हीं के लिए। और आगे है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कमीशन बनाया हुआ है, CACP। इसकी फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक कमीशन बनाया गया है। इस कमीशन का ये कमीशन 1965 में बनाया गया था सरकार के द्वारा। इस कमीशन का मकसद था कि किसान जो भी अनाज उगाते हैं उस अनाज की कॉस्ट किसान को कितनी पड़ती है, लागत कितनी आती है किसान को, और उस किसान को उस फसल का कितना प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, तो और बीज बोने से पहले ही किसान को मतलब बता दिया जाता है कि आपको कम से कम इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों यही टोटल रिफॉर्म थे। ठीक है, 3 तरह के रिफॉर्म थे एग्रीकल्चर में। लैंड रिफॉर्म वो पिछली वीडियो में कवर हो गई, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ठीक है, और तीसरा था जनरल रिफॉर्म। तो आज हमने ये कवर कर लिया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है।